नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम डेली क्लास में प्रैक्टिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो साथी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं, वो अवश्य चैनल पे जाकर के पुरानी कक्षाओं को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें आपको व्याख्या सहित हर विकल्प का अध्ययन कराया गया है। तो साथियों, आज हम इस क्लास में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सभी साथियों से आशा करता हूं आप सभी चैनल को लाइक करेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाली हर क्लास आप तक तुरंत पहुंचे। तो साथियों, ज्यादा देर समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? तो एक बोली है जो राजस्थानी से संबंधित नहीं है, और 3 बोलियां हैं इसमें राजस्थानी से संबंधित। ऑप्शन है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मगही। और जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती, ये तीनों बोलियां कहाँ की है? राजस्थान की है। तो इसमें हम कुछ व्याख्या देखेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या है? मगही बोली का संबंध बिहार उपभाषा से है। तो मगही भाषा का संबंध किस भाषा से है, कहां से है? तो बिहार से इसका संबंध है। बिहारी हिंदी का विकास मगही अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर पूछा जाए बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो किससे बताओगे? मगही मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो मग में भोजन किया, मैथिली ने मग में भोजन किया। इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मैथिली मग में भोजन करते हैं। तो मैथिली से मैथिली, और मगही से मगही, और भोजपुरी, ये 3 बोलियां कहाँ की है? बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। और राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती है। अगर पूछा जाए राजस्थानी उपभाषा का विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 बोलियां किसकी है? राजस्थानी भाषा की है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और कहीं से भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदी व्याकरण। जिस परीक्षा में भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां हर परीक्षा में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो क्लास को आप पूरा देखें और अच्छी तरह से सुने, ताकि आपको हर विकल्प, हर क्वेश्चन का अर्थ समझ में आए। तो आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ है? मागधी, सौरसेनी, पेचासी और अर्धमागधी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मागधी। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश के रूप में हुआ है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या याद रखना है आपको? कि अपभ्रंश तथा उनसे विकसित भाषाएं को आपको याद रखना है। यह अपभ्रंश और उपभाषाएं। मागधी किससे है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो मागधी क्या है? अपभ्रंश है, और उसकी उपभाषाएं कौन सी है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो बिहारी क्या हुए? बांग्ला में, उड़िया और असमिया। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया किस भाषा की बोलियां हैं? यह मागधी अपभ्रंश की भाषा। और सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो 3 पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ये किस भाषा से है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से है। तो आपको क्या याद रखना है? 3 अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। और पेचासी से पूछा जाए तो पंजाबी और लहंदा, ये किस अपभ्रंश से है? तो पेचासी अपभ्रंश से है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी है? पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूछी जाए कि अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा है, तो कौन सी है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती है? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 भाषाएं किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। और ये क्या है?
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है कि भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6वीं शताब्दी। तो भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो 6वीं शताब्दी से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे क्या याद रखोगे आप कि भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। तो भाषा के संदर्भ में जो अपभ्रंश भाषा शब्द है का प्रयोग 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भाषा विकास क्रम में संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। तो अपभ्रंश का स्थान किस नंबर पे है? आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत पहले है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है और फिर चौथे नंबर पर अपभ्रंश का स्थान है। तो ये चीज कर्म वाइज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म भी पूछा जाता है। पहला है संस्कृत, फिर है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो किस अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ? तो अपभ्रंश शब्द से हिंदी का विकास हुआ। तो किससे हुआ हिंदी का विकास? अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो अगर पूछा जाए अपभ्रंश भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आपको बताना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश की संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। तो अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पंजाबी, क्या है? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मानक हिंदी। तो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज से प्रभावित साहित्य क्या होता है? खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी या प्रतिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो मानक हिंदी। तो मानक हिंदी का विकास हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, हम क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज आपको क्योंकि हमें अधिक क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करने हैं, इसलिए क्लास को हम जल्दी जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय भी बचत हो और आपका हिंदी व्याकरण से टॉपिक भी क्लियर हो। तो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मानक भाषा। तो जो भाषा व्याकरण सम्मत आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। ये चीज आप ध्यान रखना है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है। सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा कहा, लोक भाषा को लोक भाषा के कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहते हैं। तो जो व्याकरण का आदर्श रूप होता है उससे बनने वाली भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। और सर्वसाधारण में बोली जाने वाली भाषा को लोक भाषा कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सर्वसाधारण यानी कि किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? लोक भाषा। और लोक भाषा के कविता में प्रयुक्त भाषा को काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा कहते हैं। और वो भाषा अगर काव्य भाषा में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो आपको बताना है कौन सा तथ्य सही है। मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो सही तथ्य कौन सा है? तो सही है डी, कि व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कारकों की संख्या कितनी होती है? अगर कारक पूछे जाए तो कारक होते हैं, कितने होते हैं कारक? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 8 कारक होते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी है? 8। और वाक्य संरचना में कर्ता, कर्म व क्रिया का कर्म होता है तथा इसमें 2 वचन, एक वचन और बहुवचन होता है। तो वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किस की सक्रिय भूमिका रही है? तो किसकी रही है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही? तो हिंदी की प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका किसकी रही? तो वो रही स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये किस समाज से थे? आर्य समाज से। तो आपको क्या ध्यान रखना है? स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती की सक्रिय भूमिका रही है। इनकी प्रमुख कृति क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। तो ये पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो किसकी है? दयानंद सरस्वती की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो क्या है क्वेश्चन? स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नीचे दिया गया है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बाबूराव विष्णु पाटकर, राजगोपालचारी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, महात्मा गांधी। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। तो कौन सी पूछी जाए? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और इसकी स्थापना मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, वहां की गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा क्वेश्चन हर परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, तो वो राजभाषा से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान की भाषा। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं हम? राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वो भाषा है हिंदी। और क्या ध्यान रखना है आपको? राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। तो किसको है? ये हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भारतीय हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343(1) में क्या है? तो क्या है? हिंदी भाषा जो राजभाषा घोषित की गई, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343
एक में है। यह घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी व इसकी लिपि क्या होगी, तिथि नहीं लिपि होनी चाहिए, देवनागरी है। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये पूछा गया है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, गिरियसन, सदल मिश्र बंधु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सदल मिश्र। तो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, तो वो निभाई है सदल मिश्र ने। और ये नीचे दिया गया है, इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा। ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए कि नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ किसका है, तो है सदल मिश्र का। और सदल क्या होते हैं, नासिकेतोपाख्यान लिखते हैं। तो नासिकेतोपाख्यान पाख्यान कौन लिखते हैं, सदल लिखते हैं। तो सदल से सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना हुई, सदल मिश्र की। और ये क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। तो ये सदल मिश्र जो यानी कि सदल मिश्र हैं, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे कौन, सदल मिश्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणायन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की। ऑप्शन है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, शब्दावली आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की क्या की स्थापना की। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणायन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की, तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणायन आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1961 ईस्वी में की गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग, क्या पूछा गया है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी भाग आ रहा है कि पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी भाग से आप क्या याद रखोगे, पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अच्छा ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तथा हरियाणवी बोलियां आती है। तो कौन सी बोलियां आती है इसमें, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ये 5 बोलियां किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना है ये चीज कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पै से पश्चिमी और प से 5 बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आई, 5 बोलियां। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, जो मानक हिंदी है उसका विकास किस बोली से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली हिंदी, अवधी। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। तो क्या होगा, खड़ी बोली।
मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। और क्या ध्यान रखना है आपको कि मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। जबकि अन्य बोलियां ब्रज भाषा, बांगरू तथा अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। इन तीनों से नहीं हुआ है और खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिसंख्या में बोली जाती है। तो कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है? खड़ी बोली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, देश भर से संपूरक का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो किसका बनी? राष्ट्रीय एकता का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता का क्या बनी? पर्याय बनी हिंदी। ये चीज ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देख लो, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। और नीचे क्या है ये चीज भी एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। तो इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी भाषा को अपना हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो आपको बताना है इनमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। क्या इस कारण से पड़ा? इसका ध्वनि निर्वास कर्कश है। इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। क्या इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है? इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता होती है। तो क्या इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता होती है? तो बताना आपको राइट ऑप्शन। तो ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं लग रहा है। तो इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है और इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। तो इन दोनों में से आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? तो इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होने के कारण क्या पड़ा? खड़ी बोली नाम पड़ा। तो आपको सिंपल से भाषा में याद रखना है कि खड़ी बोली में खड़ी मात्राओं का प्रयोग अधिक हुआ, इसलिए उसका नाम खड़ी बोली रखा गया। तो इस तरह से आसान भाषा में याद रखना है कि खड़ी बोली में खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ, इस कारण से इसमें इसे क्या कहा गया? खड़ी बोली कहा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको नोट करा दिया गया है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ। तो खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ, ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि असंगत पूछा गया या संगत पूछा गया है। तो पूछा गया है विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन है, उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पादन का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, या उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। ये क्या है? विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है? तो वो है उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगली क्लास में हम इसके जितने क्वेश्चन बचे हैं उन सभी को सॉल्व करा देंगे। तो दो क्लास व्याकरण पर आधारित होगी। तो आशा करता हूं क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक साथियों को क्लास शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक करते हुए ना भूलना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।